Zoom recording this week. नमस्कार, सत श्री अकाल। टॉपिक देख करके आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं। साथियों, एक बहुत ही बड़े टैलेंटेड बिजनेसमैन की बात करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़े इंस्पायर मैन की बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिसके हर एक मंत्र को सुनने के लिए दुनिया मंत्र मुग्ध हो जाती है, जिनकी हर एक आवाज पे दुनिया फिदा हो जाती है। हम बात कर रहे हैं शानदार बिजनेसमैन रतन टाटा के बारे में। साथियों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। साथियों, इनकी माता जी का नाम सोनू टाटा और पिताजी का नाम नवल टाटा। साथियों, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। आप जानते हैं कि जन्म होने के बाद लोग माँ बाप को कितना याद करते हैं। माँ बाप ही सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि रतन टाटा जी के माता और पिता के बीच तलाक हो चुका था तकरीबन 10 वर्ष की आयु में। रतन टाटा जी माता जी का ये चेहरा भी नहीं देख पाए थे, इनको प्यार सही से नहीं मिल पाया था। ये 10 साल के बाद से अपने सौतेले भाई के साथ ही रहते थे और इनकी दादी जी जो नवच जी टाटा हैं, उनके साथ ही रहते थे। ये अपने दादी जी के काफ़ी करीब थे साथियों। और जो टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन थे, जो चौथे चेयरमैन थे JRD टाटा, उनके भी ये काफ़ी करीब थे। अगर हम बात करें टाटा ग्रुप्स की, तो टाटा ग्रुप्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी तकरीबन 150 वर्ष पूर्व, यानी कि सन 1868 के आसपास। तब जमशेद जी टाटा ने शुरुआत की थी इसकी। और साथियों, आप सभी को जानकर काफी आश्चर्य होगा कि जमशेद जी टाटा ने उस समय टाटा ग्रुप्स को जो है फाउंडेड किया था, जिस समय इंडस्ट्री की शुरुआत भारत में हुई भी नहीं थी। लगभग 150 सालों के बाद टाटा जो खानदान है, टाटा जो फैमिली है, उसमें एक बहुत बड़े चिराग का जन्म हुआ था, रतन जी टाटा। जी हाँ साथियों, रतन जी टाटा। फाइनली इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मुंबई में हुई थी और इनको 10 साल के बाद अमेरिका भेज दिया गया था साथियों, जहां पे हर एक इंसान जाने के लिए तड़पता है। तो रतन टाटा जी को अमेरिका भेज दिया गया था। ये JRD के सबसे ज्यादा करीब थे और करीब के साथ साथ उनकी हर एक बात को ये मानते भी थे। इनके अंदर एक बचपन से मेधावी छात्र बनने की ललक थी। एक बिजनेसमैन की तरह इनका माइंड शुरू से ही बहुत ही शार्प चलता था साथियों। वहां पे जब वो गए पढ़ाई करने के लिए, ये पढ़ाई करने लगे आर्किटेक्ट में। इन्होंने जो है अपना करियर आजमाया और इन्होंने अमेरिका में जो कार्नेल यूनिवर्सिटी है वहां से इन्होंने जो है पढ़ाई करी। उसके बाद इनको जो है इंडिया बुलाया गया, वर्क करवाया गया इनको जो है टाटा कंपनी में। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहां देखते हैं दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे ना, जिसको आप जितना तंग करोगे वो उतना ग्रो कर जाते थे। मतलब जितना आप उनको इंसल्ट करोगे ना, वो उतना ही ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। इनको कहते हैं रतन टाटा। रतन टाटा, सर रतन टाटा। लंदन में इनको भाई साहब रतन टाटा नहीं, सर रतन टाटा की उपाधि दी गई थी। इसलिए मैं भी वीडियो में सर रतन टाटा ही बोलूंगा। साथियों, ये बहुत ही बड़े टैलेंटेड इंसान थे, बहुत ही माइंडेड इंसान थे। इनके बारे में हमने बात कर दिया। इनकी माताजी सोनू टाटा, इनके पिताश्री जो हैं नवल टाटा हैं। साथियों, आगे देखते हैं। भाई साहब जब ये इंडिया में आए, इससे पहले यहाँ ये स्लाइड देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये इंडिया में आए तो इनको ना इंडिया में आने से पहले ही एक IBM कंपनी हुआ करती थी। उस समय बहुत ही शानदार कंपनी हुआ करती थी IBM। और IBM कंपनी जो है ना, इनको ऑफर दी कि भैया आपको ना मेरी कंपनी में वर्क करना है। और इन्होंने 15 दिन तक कार्य भी किया था। फिर JRD टाटा, जिनके ये काफ़ी करीब थे,
तो JRD टाटा ने इनको फ़ोन किया और बोला भैया ऐसा है, छोड़ो काम धाम और चले आओ भैया यहाँ पे अपना काम संभालो, ठीक है। तो ये वहाँ से इंडिया आ गए और इंडिया में इन्होंने जो है जो शॉप फ्लोर पे इन्होंने कार्य किया, जो मजदूर लोग थे उनके साथ इन्होंने काम किया बाकायदा। हाँ, इन्होंने एक चीज़ कहा था कि भैया एक चीज़ बताओ, क्या मुझे गाड़ी मिलेगी? तो लोगों ने इनको मना कर दिया था कि गाड़ी नहीं, आपको तो जो है साइकिल से आना पड़ेगा। ये भावना को समझ चुके थे और ये साइकिल से नहीं, अद्यपि ये पैदल आ रहे थे। मतलब पैदल आना मतलब साइकिल से ये आए ही नहीं, कभी पैदल ही आते थे ये। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा साथियों, जब ये इंडिया में आए थे ना, तब ये 1962 का टाइम था, 1962 का जो टाइम पीरियड था उस समय, और इंडो जो है चाइना वॉर चल रहा था उस समय। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, इन्होंने ना कंपनी को एक दो तरीके से सोचते थे। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब जो ऐसा होता था, जैसे कोई भी कंपनी को, यदि कोई भी चीज़ को हम चलाते हैं तो नई नई मार्केटिंग को ढूंढो, नई नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को ढूंढो, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ को ढूंढोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नई नई चीज़ों को ढूंढने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा कार्य करते थे। और ये नई नई चीज़ों को, जैसे रेडियो का, बहुत सारे जिस चीज़ में इनको लगता था ना भैया कि हमें इस चीज़ में जो है फेलियर मिल रही है, उस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ को वो तुरंत छोड़ देते थे, तत्काल छोड़ देते थे और नई चीज़ की और नई चीज़ों की ओर बढ़ जाते थे और उसमें ये एंटर करके ये अपने आप को आगे ग्रो करते थे। और दूसरा इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब इसमें ये कहना चाह रहे थे कि भाई साहब ऐसा है ना, जो चीज़ नहीं मिल पा रही है ना उसके चक्कर में मत पड़ो, फालतू की चीज़ों को मत ध्यान दो, ठीक है। जो चीज़ हो रही है वो चीज़ हो रही है, जो चीज़ नहीं हो रही है हमें इन सभी चीज़ों पर जो है फोकस नहीं करना है। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। रतन टाटा साहब ने शादी क्यों नहीं की? अविवाहित है ये। तो रतन टाटा जी के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि भैया इन्होंने शादी क्यों नहीं की? तो इन्होंने शादी इसलिए नहीं की, ये जब अमेरिका में पढ़ रहे थे ना, तो इनको एक अमेरिकन देवी जी से प्यार हो गया था। किससे? अमेरिकन देवी जी से प्यार हो गया था इनको, ठीक है। और वो भी इनसे बहुत प्यार करती थी, ये भी उनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है साथियों। फिर हुआ यूँ कि इनकी दादी जो थी ना, नवत टाटा, वो बीमार पड़ गई, ठीक है। तो उन्होंने इनको फ़ोन किया कि बेटा रतन आप इंडिया आ जाओ। ये मान्यता है, ये भी कहा जाता है, और वो इनके जो JRD टाटा है उनके बारे में भी लिखा गया है कई किताबों में। तो हम सब चीज़ लेकर चल रहे हैं, ठीक है साथियों। तो इनकी दादी जी ने कहा कि बेटा आपको ना इंडिया आ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। दोस्तों, क्यों नहीं जाते आखिरकार ये रतन टाटा? क्योंकि भाई साहब सर रतन टाटा जो है वो हमेशा दादी के साथ ही तो रहे पहले, है ना। दादी से इनको बहुत ही मतलब बेइंतहा प्यार किसे कहते हैं, बेइंतहा लगाव था। तो ये इंडिया आने के लिए रेडी हो गए। इन्होंने भाई साहब, इन्होंने अपनी जो कह सकते हैं अपनी प्रेमिका को, अपनी जो देवी जी हैं उनको इन्होंने कहा कि मैडम जी अब इंडिया चलते हैं, इंडिया में हम दोनों जो है शादी कर लेंगे। लेकिन उनके जो लड़की के जो माता पिता थे उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि अभी वहाँ पे जाना सेफ नहीं है, क्योंकि इंडो चाइना वॉर चल रहा है। ये 1962 का जो है दोस्तों टाइम पीरियड था। तो कोई बात नहीं, रतन टाटा ने सोचा कोई बात नहीं भैया, आ जाएंगे फिर ले जाएंगे इनको, ठीक है। उन्होंने जैसा भी सोचा होगा। अब वो इंडिया आ गए। वो थोड़ा वॉक में बिजी हो गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, मतलब लड़की वालों ने क्या किया, उनके माता पिता ने जो है लड़की की शादी करा दी साथी। और ये सोचकर इनको काफ़ी धक्का लगा, काफ़ी टेंशन हुआ इनको, ठीक है। जब इनको टेंशन हुआ तो इन्होंने वचन दिया था भाई, ये आपने अक्सर बॉलीवुड रामायण महाभारत में या फिर हरिश्चंद्र की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन सुनी होगी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने रतन टाटा साहब, अपने सर रतन टाटा साहब भी ऐसे ही थे। इन्होंने वचन दिया था उस देवी जी को कि मैं जब भी शादी करूंगा आपसे ही करूंगा, ठीक है। तो ये भाई साहब शादी इन्होंने नहीं की फिर, ठीक है। ये अविवाहित ही रह गए क्योंकि इन्होंने वचन दिया था और इन्होंने शादी नहीं की। तो ये इनका एक प्रमुख कारण शादी ना करने के पीछे था। हाँ भाई साहब, इनकी एक दूसरी कहानी जो है ना, ये इनके किस्से बहुत ही मज़ेदार हैं। इनकी जो दूसरी कहानी है भाई साहब, एक बार हुआ ये कि मीटिंग के लिए भाई साहब नासिक जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? नासिक जा रहे थे।
तो रास्ते में क्या हुआ, इनका टायर पंक्चर हो गया, और टायर जब पंक्चर हो गया तो लोगों ने मतलब लोग वहाँ से उतर गए और टायर पंक्चर की दुकान के पास जो है गाड़ी को रोका और सब उतर गए। कोई टपरी पे चाय पी रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है ना, मतलब इधर उधर लोग घूम रहे थे, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि कुछ लोग देखने लगे रतन टाटा साहब नहीं है, रतन टाटा साहब कहाँ गए, रतन टाटा साहब। तो रतन टाटा साहब को ये लोग क्या करने लगे, ढूंढने लगे, ठीक है। तब तक वो एक आदमी ने देखा कि रतन टाटा जो है अपने स्लिप्स को ऊपर करके जो है टाई को पीठ पे रख करके, कंधे पे रख करके जो है उनके पंक्चर वाले के साथ जो है एक हाथ में जैक एक हाथ में पन्ना उठा करके जो है टायर पंक्चर चेक कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा, अरे भैया आप रतन टाटा हो, यू आर अ बिजनेस मैन, यू आर अ सक्सेस पर्सन, तो आप जो है ये काम मत करो, ये पंक्चर बनाने वाला बना लेगा पंक्चर। तो भाई साहब रतन टाटा ने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर ये पंक्चर बनाता है तो 15 मिनट लगेगा, ठीक है, और अगर हम इनके साथ मदद कर देंगे तो वही चीज हमारा 7.5 मिनट में बन जाएगा। कितने मिनट में बन जाएगा? 7.5 मिनट में बन जाएगा। तो हमारी मीटिंग जो होनी है उसमें 7.5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगी, है ना। मतलब पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि भाई साहब पोजीशन जरूरी नहीं है कि पोजीशन हमारे पास है, हम क्या काम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। और ये थे भाई साहब रतन टाटा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर रतन टाटा के बारे में कोई तवे की रोटी को भी पकड़ करके जो है कसम खा ले भैया कि रतन टाटा साहब जो है ना कभी भी बेईमानी जो है वो नहीं कर सकते हैं। रतन टाटा की ईमानदारी के लोग मिसाल भी देते हैं साथियों। तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं इनकी हम। दोस्तों 26/11/2008 के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ताज होटल में एक बहुत ही एक दरिंदों के द्वारा, एक जिहादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जो है तहस महस कर दिया गया था, अफरा तफरी मचा दी गई थी साथियों। वहां पे जो है बमबारी कर दी गई थी, कई लोगों की जान चली गई थी वहां पे, ठीक है। वहां पे रतन टाटा ने जो वहां के मजदूर लोग मरे थे, जो लोग मरे थे भाई साहब, उनको ना कंपनसेशन किया इन्होंने, उनके घर वालों को इन्होंने लगभग 70-80 लाख रुपए दिए, जिंदगी भर के लिए डॉक्टर्स प्रोवाइड करवाया इन्होंने भाई साहब, ठीक है। और तो और उनके जो बच्चे थे उनको कॉलेज की सुविधा, शादी विवाह की सुविधा जो है इन्होंने पूरा करवाया, ठीक है। इन्होंने मतलब पूरा जो है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। और तो और उनको जो उनकी आखिरी सैलरी थी, जो मजदूर थे वो उनकी जो आखिरी सैलरी थी वो ता उम्र देने का वादा कर दिया भाई साहब। किसने? रतन टाटा जी ने। और एक चीज और जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है कि केवल और केवल इन्होंने अपने मजदूरों के लिए काम नहीं किया था, इन्होंने जो है जो ताज होटल के नीचे, मतलब ताज होटल के नीचे जो लोग चाय बेचते थे, जो लोग गोलगप्पे बेचते थे, उनके लिए भी इन्होंने जो है सेम रवैया अपनाई, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब वहाँ पे लोग काफ़ी मर रहे थे, आग लग गई थी। वहीं पे एक मैनेजर था, इनका जनरल मैनेजर था करमबीर सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, करमबीर सिंह। करमबीर सिंह की वाइफ और उनका एक स्वीट सा दो बच्चे थे उनके, एक समर और एक और कोई था, एक 14 साल का, एक शायद 5.5-7 साल का होगा। भाई साहब आग लगने से स्वीट कमरे में, जो कि ऊपर फ्लोर में जो है स्वीट कमरे में उनकी देहांत हो चुकी थी। जब उन्होंने जनरल मैनेजर ने सुना तो उनको तो भावुक होना चाहिए, उनको तो उन बच्चों के पास जाना चाहिए, लेकिन भाई साहब वो जो है ना बच्चों के पास नहीं गए, और वो जो है ना जितने भी लोग मर रहे थे, जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, सबको वो निकाल रहे थे वहाँ से। वो गेस्टों को जो है ना पहले बाहर भिजवा रहे थे, और वही नहीं जो 15 साल पुराने वर्कर थे और जो 15 दिन पुराने वर्कर थे, सारे ऐसे ही काम कर रहे थे साथियों। चौथी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और सारे ऐसे ही काम कर रहे थे। ताज होटल के बारे में चौथी स्टोरी अगर हम इनके बारे में बताएं आपको, तो ताज होटल के बारे में यही एक किस्सा है कि चाहे वहाँ पे 2 दिन का आया हुआ एक ट्रेनी हो या 15 दिन का आया हुआ ट्रेनी या 15 साल का, सब बराबर योगदान दे रहे थे साथियों, सब जो है बराबर कार्य कर रहे थे।
और सभी जो है एक दूसरे को बचा रहे थे। टेलीफोन पे लोग ऑपरेट कर रहे थे, हाँ भैया अब आपको निकलना है, अब रुकना है, अब निकलना है, अब रुकना है। एक लड़की को एक मतलब जो अजमल कसाब थे उनको जो है एक बच्चे को जो है बीच में गोली मार दी गई थी। गवर्नमेंट ने आज तक उस लड़की का जो है कंपनसेशन नहीं किया, उस लड़की को जो है पैसे नहीं अभी तक नहीं हुआ। 2020 तक तो नहीं दिए थे, आज भी 2023 है तो आज पता नहीं। लेकिन रतन टाटा को कोई भी चीज़ के लिए ना दोस्तों टाइम नहीं लगता है। वो तो एक बहुत ही जीनियस पर्सन है और वो सभी मजदूरों को जो है लगातार कार्य इन्होंने दिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ इन्होंने क्या किया भाई साहब, एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, हाँ ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उससे पहले मैं ये दिखा दूं, ठीक है। हार्वर्ड के अंदर अब साथियों हुआ ये कि हार्वर्ड से लोग जो है ना वहाँ पे आए, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे ना वो इसी प्रकार के जो है केस स्टडी पे जो है फोकस कर रहे थे साथियों। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ के लोगों को बोला कि भाई तुम रिसर्च करने जाओ कि जो टाटा ग्रुप्स के जो मजदूर हैं वो ऐसा क्या करते हैं, मतलब इतने ईमानदार कैसे हैं। पहले तो उनको खुद बचना चाहिए, लेकिन वो तो पहले गेस्टों को बचाने में लगे हैं। वो तो भैया कोई आर्मी तो है नहीं, वो तो मजदूर हैं। लेकिन जब वो मजदूर हैं तो वो कैसे इतना एक्टिव और कैसे इतना मोटिवेट हुए। वहाँ से भाई साहब कहाँ से, हार्वर्ड से लोग आए। कौन, देश पांडे और रायना। दोस्तों याद रखिएगा ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश पांडे और रायना। वो उन्होंने ये सोचा कि भैया इनको हो सकता है रिवॉर्ड मिलता होगा, लेकिन नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि जब तक आप 3-4 साल वॉक ना करो तब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इन्होंने फिर सोचा कि कोई बात नहीं, इनको ट्रेनिंग दी जाती होगी। फिर भी ये भी बात इनका सटीक नहीं हुआ कि भैया ट्रेनिंग तो उसको दी जाती है ना जो 6-7 महीने रहे। यहाँ तो 2-2 दिन का आया हुआ बंदा बराबर एफर्ट लगा रहा था। फिर उन्होंने सोचा होगा कि इन्होंने बोला कि अरे कोई बात नहीं, इनको जो है इस चीज़ के लिए बोला गया होगा। लेकिन भैया बोला तो तब जाता ना जब लोग एक दूसरे से कंट्रैक्ट कर पाते, इंटरेक्ट हो पाते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था। तो फाइनली क्या हुआ, रतन टाटा जी से ना इनकी जो है इंटरव्यू हुई, मुलाकात हुई। इन्होंने साक्षात्कार किया रतन टाटा जी का, और रतन टाटा जी से यही सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि कैसे आपके जो मजदूर हैं, आपके जो लेबर्स हैं वो इतना एक्टिव हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम इंटरव्यू के दौरान जो है ना उनकी काबिलियत को नहीं लेते, उनके टैलेंट को नहीं लेते, हम उनके कैरेक्टर्स को लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक कैरेक्टर्स ना हो तब तक टैलेंट का कोई कदर नहीं है साथियों। क्योंकि काम तो आपको, उन्होंने कहा कि भैया हम काम तो इनको बाद में भी सिखा देंगे, लेकिन कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर इनको हम बाद में नहीं दे पाएंगे। इसलिए इंटरव्यू इज़ अ की फॉर सक्सेस, इंटरव्यू इज़ अ की फॉर जॉब, कि जब तक हम इंटरव्यू लेते हैं इंटरव्यू के दौरान ही हमें वो चीज़ पता चल जाता है, और हम ईमानदार लोगों को ही अपने कंपनी में एफर्ट करते हैं। तो अब ये जाहिर सी बात है कि रतन टाटा जब इतने ईमानदार हैं तो उनके वर्कर्स कितने ईमानदार होंगे साथियों। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ताज होटल जब ये हो गया तो इन्होंने, रतन टाटा ने तुरंत ही ताज होटल का जो है ना दोस्तों टेंडर निकाल दिया कि भैया ताज होटल को, पूरे दुनिया भर में टेंडर निकाल दिया कि भैया हमारे ताज होटल को जो है कौन बनाएगा, क्या हमारे ताज होटल को जो है कौन बनाएगा। ठीक है, तो तरह तरह के मतलब दुनिया भर से लोग जो है इस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेने लगे, और इतने में भाई साहब पाकिस्तान के भी 2 कंपनियों ने इस पर जो है अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया कि भैया हम लोग जो है ये चीज़ करेंगे, हम लोग जो है आपके होटल को ठीक करेंगे। लेकिन रतन टाटा जी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हम पाकिस्तानियों को तो धंधा बिल्कुल नहीं देंगे, पाकिस्तानियों को तो काम हम बिल्कुल भी नहीं देंगे साथियों। फिर उन्होंने क्या किया, ये लोग बिना अपॉइंटमेंट के दिल्ली आ गए रतन टाटा साहब से मिलने के लिए। जब इनके ऑफिस में ये आए तो इन्होंने इनके सिक्योरिटी से बोला कि भैया हमें रतन टाटा जी से मिलना है। लेकिन रतन टाटा जी के पास जैसे ही सिक्योरिटी गया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ आदमी आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं पाकिस्तान से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, रतन टाटा साहब ने मना कर दिया, उनको बोल दिया कि वो बिजी है, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ
कि वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रह गए, लेकिन रतन टाटा ने बोल दिया कि उनको बोल दो कि तुमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो हम तुमसे जो है नहीं मिलेंगे। वो लोग क्या किए, दिल्ली के एक नेता के पास चले गए, जो एक मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय कांग्रेस के, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा दोस्तों वरना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके पास चले गए, उन्होंने कहा कि भैया एक बार, सिर्फ एक बार हमें रतन टाटा जी से मुलाकात करवा दो, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो रतन टाटा जी को मंत्री साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, एक दो लोग हैं इनसे, भैया अगर इनको आप काम नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार मिल लो उनसे। रतन टाटा साहब ने जो जवाब दिया, भैया ये सुन करके ना आप जैसे ही सुनोगे आपके एकदम हृदय आपका जो है झूम उठेगा। रतन टाटा साहब ने कहा कि तुम बेशर्म हो सकते हो, मैं नहीं, ठीक है। और इनका मैं पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल भी काम नहीं दूंगा, ठीक है। और इनका जो है फ़ोन इन्होंने काट दिया और इस प्रकार से जो है पाकिस्तानियों को वर्क नहीं मिला, ठीक है। मतलब ये और फिर क्या हुआ, पाकिस्तानियों से भी भाई साहब हज़ारों सैकड़ों टाटा सुमो का ऑर्डर आया था इनके पास, ठीक है, कि भैया हमें इतना ये चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा भैया हमारा नुकसान है तो नुकसान ही सही, लेकिन हम जो है पाकिस्तान को बिल्कुल भी चीज़ नहीं देंगे। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ऐसा हुआ कि महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे रतन टाटा साहब चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे, ठीक है। तो बच्चे काफ़ी भीड़ में, मतलब काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी, अरे भैया रतन टाटा साहब आ रहे हैं, सर रतन टाटा साहब आ रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग आ गए थे, अरे भैया वो उसको धक्का दे रहा, उसको धक्का दे रहा, भैया साइड हो, है ना, कि रतन टाटा साहब आ रहे हैं। उतने में इन्होंने देखा कि एक लड़की जो है गिर गई, ठीक है। तो रतन टाटा की नज़र उस लड़की पे पड़ी, तो रतन टाटा साहब ने कहा कि ऐसा है, फंक्शन ख़त्म होने दो, मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा। क्या, मैं आप लोगों से जो है ज़रूर मिलूँगा। फंक्शन भाई साहब थोड़ा लंबा चला और वो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, मतलब बहुत लेट से ख़त्म हुआ। तो वो उनकी फ़्लाइट थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया भाई साहब, फ़्लाइट उन्होंने छोड़ दिया। तो वहाँ उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे ना, उन्होंने कहा कि अरे ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आप जो छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया। लेकिन रतन टाटा साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, हमने वचन दिया है और जब तक हम इनसे मिलेंगे नहीं, जब तक हम इनके बारे में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। भाई साहब TCS कंपनी के ये बहुत मालिक थे, क्या, TCS, जिसको जो है बहुत ही बड़े मुकाम तक ये लेकर आए थे। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, एक कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, मजदूर मैनेजमेंट की, ठीक है। ये कहानी कौन सी नंबर की कहानी है, ये 7वीं कहानी इसकी है कि मैनेजमेंट। एक बार क्या हुआ, मजदूर और मैनेजमेंट में झगड़ा हो गया भाई साहब। मजदूर ने कहा हमारा बोनस, हमें बोनस दो। मैनेजमेंट ने कहा भैया हम आपको बोनस नहीं दे सकते। बहुत ही मतलब झगड़ा होने लगा, झगड़ा हद से ज़्यादा होने लगा। जब ये बात जब रतन टाटा साहब को पता चला तो रतन टाटा साहब वहाँ पहुँच गए और रतन टाटा साहब ने पूरी जायज़ा लेने के बाद, मतलब पूरे तरीके से जायज़ा लेने के बाद वो जो है खड़े हो गए उनके मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ में कि भैया बिल्कुल इनको सैलरी मिलनी चाहिए। वो वहाँ पे नीचे बैठ गए मज़दूरों के पास, बैठ करके वो बोले कि भैया इनको तो बोनस मिलनी चाहिए। मैनेजमेंट ने बोला कि सर ये अथॉरिटी हमारी तय करती है कि मैनेजमेंट जो इनको जो है बोनस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने रतन टाटा भैया जिद पे अड़ गए, नहीं इनको तो बोनस मिलनी चाहिए, इनको तो बोनस मिलनी चाहिए। भाई साहब मैनेजमेंट ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हैं सर तो बोनस तो दे दिया जाएगा, लेकिन अथॉरिटी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होती है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो बोनस दे देंगे। लेकिन मज़दूरों ने जब ये देखा कि भाई साहब रतन टाटा साहब हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो मज़दूरों ने कहा कि भैया हमें जो है ना बोनस नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्या है, बोनस नहीं चाहिए। भाई साहब ये कुत्ते बहुत भौंकते हैं, इन पर ध्यान मत देना, ठीक है। ये कुत्ते यहाँ पे हैं, ये हॉस्टल में हूँ मैं अभी, तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, इन पर ध्यान मत देना, ठीक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो इनसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, ठीक है। तो मजदूरों ने कह दिया भाई साहब कि हम जो है बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं लेंगे, ठीक है। क्या नहीं लेंगे, मतलब बोनस हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे सर रतन टाटा जो मजदूरों के लिए मजदूर बन के लड़ने चल गए। आगे देखते हैं। हाँ, नैनो कार।
देखिए, आप जानते हैं कि नैनो कार का जो है जब नैनो कार टाटा कंपनी ने चलाया था तो इनको फेलियर झेलना पड़ा था, ठीक है। लेकिन रतन टाटा ने साहब ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, हम एक कॉन्टेस्ट लॉन्च कर देते हैं, 1 साल का कॉन्टेस्ट लॉन्च कर देते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर छोटी छोटी फेलियर्स होती है, ज़्यादा बड़ी बड़ी फेलियर्स मत करो, छोटी छोटी फेलियर्स होती है तो उससे कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। क्या होनी चाहिए? उससे कोई दिक्कत हमें जो है नहीं होनी चाहिए और सीखनी चाहिए हमें। छोटी छोटी फेलियर से ये लोग बहुत जल्दी सीखते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भाई साहब, अब आप इनको फिलैंथ्रोपी कहेंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो है ना गरीबों को और जो ऐसे व्यक्ति थे उनको ये बहुत ही ज़्यादा दान दिया करते थे। कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए, घटे ना सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जो है दान धर्म करते थे और लोगों पर जो है काफ़ी अट्रैक्शन जमाते थे। एक बार की स्टोरी है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे इसके ना 1 मिलियन व्यूवर्स हो गए थे। मतलब टाटा साहब का 1 मिलियन व्यूवर्स हो गया था। तो रतन टाटा साहब ने धन्यवाद किया। उसी में कमेंट में एक लड़की ने छोटू लिख दिया। तो लड़कियों की उस लड़की के ऊपर जो है ना लोग काफ़ी गुस्सा हुए, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और वो लड़की को काफ़ी बुरा भला लोगों ने कहा, ट्रोल करना शुरू कर दिया। और रतन टाटा को बाद में बीच में आना पड़ा और रतन टाटा ने कहा कोई बात नहीं, और इन्होंने जो कहा है उस मतलब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, बच्ची है अभी जो भी है। और बाद में रतन टाटा के बारे में लोगों ने कहा कि ये देख, ये है भाई रतन टाटा, ठीक है। बाद में उस लड़की ने क्या किया था भाई साहब, उस लड़की ने जो है अपना कमेंट को जो है डिलीट कर दिया था भाई साहब। जमशेदपुर में लगभग 50,000 60,000 लोग जो है खाना खाते हैं, स्कूल में आते हैं लोग वहाँ पे। एक योजना के तहत जो हमारे एक जो आपने सुना होगा बड़ा business.com डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब का, इन्होंने भी इस पर जो है कंट्रीब्यूट किया है। तो इन लोगों ने जो है मिल करके कार्य किया है और वहाँ के बच्चों को जो है स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए ये लोग जो है खाना खिलाते हैं, टाटा ग्रुप्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे देखते हैं। विनम्रता से विश्वास। साथियों, एक बार की बात है कि ये एक जगह पे गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, तो फ़ोटो खींचने की बात होने लगी। तो जब फ़ोटो खींचने की बात हुई तो फिर ऐसा हुआ कि काफ़ी सारे लोग थे, तो बड़े लोगों को मतलब 2 रो इन्होंने बनाया, बड़े लोगों को, लंबे लोगों को पीछे कर दिया और छोटे लोगों को आगे कर दिया। अब रतन टाटा पीछे जाएं तो आगे वाले छिप जाए, आगे जाएं तो पीछे वाले। तो रतन टाटा साहब ने क्या किया कि वो बैठ गए, नीचे बैठ गए जमीन पे। लोग हैरान हो गए, अरे यार ये तो रतन टाटा जी क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई वही कहते हैं ना कि जहाँ पे विनम्र होना पड़े वहाँ पे हमें विनम्र होना चाहिए, जहाँ पे हमें ताकत दिखानी चाहिए वहाँ पे हमें ताकत दिखानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि भैया जल्दी से फ़ोटो खींच लो, हम ज़्यादा देर तक नीचे नहीं बैठ सकते। तो अगर भाई साहब, अगर गूगल पे लिखी आधी भी बात अगर सच्ची है रतन टाटा जी के बारे में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ईमानदारी के लिए इनको तो भारत रत्न जैसे बड़े बड़े सर्वोच्च पुरस्कार से जो है इनको नवाजना चाहिए। भाई साहब पूरे 4% GDP अकेले इनके ये देते हैं, पूरे 50,000 करोड़, ठीक है, कितना 50,000 करोड़ रुपए जो अकेले भारत सरकार को ये देते हैं भाई साहब। कौन? रतन टाटा साहब। आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID royal.deepak, ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम का ID है, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें। और यूट्यूब चैनल है हमारा DS स्टडी, तो यहाँ पे हमें जो है आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं नए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए साथियों। थैंक यू फॉर विजिट DS स्टडी।